Good morning, all of you. Today I will continue the chapter life process. So life process का today we will cover the respiration part of life process. Right? We have completed the digestive system of the life process. हमने life process का digestive system के बारे में complete कर लिया था. So today we will complete about the respiratory system or the respiration. So first of all, respiration क्या होता है? Student, जैसा कि आप जानते हो, respiration means what? Respiration is not a breathing. Breathing means what? Breathing means just we are inhaling the oxygen and exhaling the carbon dioxide. हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं. दिस इज द ब्रीदिंग. एंड व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन ब्रीदिंग नहीं होता है. क्यों? बिकॉज व्हेन वी आर इनहेलिंग द ऑक्सीजन, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, इट गो टू द लंग्स. लंग्स के पास जाता है एंड फ्रॉम देयर वो कहाँ जाएगा? ब्लड में. ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड एंड फ्रॉम द ब्लड इट गोज टू द सेल और द टिश्यू. वहां जा करके व्हाट दे विल डू? वहां जाके ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करेगा. ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करेगा एंड रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. मतलब कि जो ऑक्सीजन हमने लिया, अल्टीमेटली उस ऑक्सीजन का गोल क्या है? उस ऑक्सीजन का गोल है सेल के पास जाना और वहां जाकर के फूड को ब्रेक डाउन करना. ओके, ये फूड कहाँ से आया था स्टूडेंट? हमने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पार्ट में पढ़ा था कि when we are eating something, that food will digested and get absorbed. Okay, digestion होता है, absorption होता है. Complete absorption of the food is occur in the small intestine. Absorption होने के बाद the food will go to the blood. वो फूड जो है ब्लड डाइजेशन होने के बाद फूड जो है ब्लड जो है फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है. आफ्टर एब्जॉर्प्शन वो फूड कहाँ चला जाएगा? हमारे सेल के पास. बट जो डाइजेशन के बाद जो ग्लूकोज रिलीज हुआ, दैट ग्लूकोज और जो प्रोटीन ब्रेकडाउन करके हमने अमीनो एसिड रिलीज किया था, फैट ब्रेकडाउन करके हमने जो फैटी एसिड रिलीज किया था, व्हाटएवर जो भी चीजें हमें मिला था, वो हमें एनर्जी नहीं देगा. दैट विल नॉट गिव अस एनर्जी. तो एनर्जी हमें कैसे मिलता है? उसके बाद फूड को ऑक्सीडेशन होगा. ग्लूकोज जाएगा हमारे सेल के पास, वहाँ ऑक्सीडेशन होगा उसका एंड दैट विल गिव अस एनर्जी. ओके, दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन. हम उससे क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन बोलेंगे. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग? तो ब्रीदिंग जस्ट वी आर टेकिंग द ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज द ब्रीदिंग. ओके, सो ब्रीदिंग इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, है ना? जो पूरा हमारा एक्चुअली व्हाई वी आर टेकिंग ऑक्सीजन. आपने कभी सोचा है? ऑक्सीजन हम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि जस्ट उसे हमें लेना है और उसे छोड़ना है. इसलिए ले रहे हैं ताकि वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? अल्टीमेटली सेल के पास जाएगा और वहां जाने के बाद फूड को ब्रेक डाउन करेगा और उससे एटीपी रिलीज करवाएगा. राइट. सो वहां जाने के बाद जो एटीपी रिलीज हो रहा है, दैट इज रेस्पिरेशन. और हम जो जस्ट ब्रीदिंग, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 छोड़ रहे हैं, ये ब्रीदिंग है. ओके, सो ब्रीदिंग इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. राइट. अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं. So respiration is the vital process in all living organism. Okay, आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक भी होता है, हम बचपन में भी पढ़े हैं. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन. ओके, सो रेस्पिरेशन इज द वाइटल प्रोसेस फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. यदि ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो रेस्पिरेशन करेगा, रेस्पायर करेगा. either is a plant or it is an animal or it is a big organism, a small organism, कोई भी है, यदि वो लिविंग है तो रिस्पिरेशन करेगा. राइट. इट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. राइट. ओके, नॉन स्टॉप थ्रू आउट द लाइफ चलता ही रहता है. जिस टाइम आपका रिस्पिरेशन यदि बंद हो जाएगा तो आपका लाइफ भी स्टॉप हो जाएगा. वहीं पे आपकी लाइफ में फुल स्टॉप हो जाएगा जहां आपका रिस्पिरेशन बंद हुआ. सो जब तक हम लिविंग कंडीशन में है, हमारा रिस्पिरेशन जो है होता रहेगा. राइट. रिस्पिरेशन होता रहेगा, ब्रीदिंग होता रहेगा. सो हम इसका डेफिनेशन देखते हैं. इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन और ब्रेकडाउन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी. राइट. अब देखो इसमें क्या, जैसा मैंने आपको समझाया, एक ऐसा प्रोसेस ऑक्सीडेशन करता है. किसका? ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीडेशन और ब्रेकडाउन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का. ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, फैट हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी हम फूड खाते हैं. ओके, दैट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड. उसका ब्रेकडाउन करेगा और क्या रिलीज करवाएगा? एनर्जी रिलीज करवाएगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ओके, सो जो भी हम फूड खाते हैं, व्हाट इज दिस? C6H12O6. दिस इज योर ग्लूकोज, है ना? ये आपका ग्लूकोज है. ठीक है. सो ये ग्लूकोज ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ या ब्रेकडाउन हुआ. ब्रेकडाउन होने के बाद ये क्या रिलीज करता है?
कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, वाटर रिलीज करेगा एंड 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। ओके, सो इतना कुछ रिलीज होता है आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्या क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम गिव आउट कर देते हैं, जिसको हम एक्सेल कर देते हैं। वाटर रिलीज होता है, ओके, वो भी हम अपने बॉडी से निकाल देते हैं। वाटर का भी यूज जितना होता है हम करते हैं, उसके बाद उसे भी निकाल देते हैं। बाकी हमारे बॉडी में क्या बचा? 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी आर देयर, ओके, दैट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, बिकॉज हमने बहुत बार पढ़ा है, क्लास 9 में भी हम जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे थे, सो माइटोकॉन्ड्रिया को हमने पढ़ा था पावर हाउस ऑफ द सेल है, एनर्जी को जनरेट करता है। हम यहाँ देखेंगे कैसे वो एटीपी का सिंथेसिस करता है, क्यों उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते थे। ओके, सो ये एटीपी का सिंथेसिस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, राइट, और बॉडी में स्टोर रहता है। एटीपी इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी, इसे एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ अभी, हम कोई भी काम कर रहे हैं, सो व्हाट वी आर यूजिंग अवर एटीपी। हम अपने एटीपी को यूज कर रहे हैं, एटीपी को खर्च कर रहे हैं। आफ्टर दैट आई एम एबल टू डू एनी वर्क, राइट। रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है स्टूडेंट? रेस्पिरेशन बायोकेमिकल प्रोसेस है। ओके, कैसा प्रोसेस है? बायोकेमिकल प्रोसेस है, इन विच chemical energy of organic molecule is converted into usable energy in the cell। जिसमें जो भी हम फूड खाते हैं उसमें कौन सा एनर्जी स्टोर होता है? केमिकल एनर्जी स्टोर होता है, राइट। कौन सा एनर्जी स्टोर होता है फूड के अंदर? केमिकल एनर्जी। और उस केमिकल एनर्जी को हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? एटीपी में कन्वर्ट करते हैं, जो कि एक यूजेबल फॉर्म है। मीन्स हमने जो फूड खाया, फूड के अंदर जो भी कार्ब है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है, जो भी कुछ भी है, हम उसको डायरेक्टली एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं यूज कर सकते। पहले हम उसे खाते हैं, देन हम उसे डाइजेस्ट करते हैं, उसे ग्लूकोज रिलीज करते हैं, ओके, और देन उसका ऑक्सीडेशन करते हैं। आफ्टर द ऑक्सीडेशन उसका जो है एटीपी, जो उसे एटीपी रिलीज होता है, दैट एटीपी इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन। ओके, सो हम देखते हैं रेस्पिरेशन ऑफ मैकेनिज्म। क्या होता है, कैसे होता है रेस्पिरेशन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम O2 लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। सबसे पहले हम इनहेल करते हैं, ओके। सो द फर्स्ट पॉइंट इज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। और हम ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? इन्वायरमेंट से लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। एंड उसके बाद उस ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। स्टेप वाज ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। दैट ऑक्सीजन भी जो है वो कहाँ जाता है? फूड के साथ जाकर के फूड को ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडेशन करता है फूड को, ठीक है। देन आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड क्या होगा? रिलीज ऑफ एनर्जी। ऑक्सीडेशन करने के बाद हमने बताया था एनर्जी रिलीज करेगा, रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, राइट। एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन? आफ्टर दैट एलिमिनेशन ऑफ CO2, ठीक है। उसके बाद जो है CO2 जो है रिलीज होगा, एलिमिनेट होगा, राइट। हम CO2 को एक्सेल कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। सो हम फिर से देखते हैं स्टूडेंट क्या करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग ऑक्सीजन इनसाइड आवर बॉडी, ओके। सबसे पहले हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, देन जब ऑक्सीजन जाता है तो फूड का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। स्टेप वाज ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, okay, then release of ATP in the form of release of energy in the form of ATP, and after that elimination of CO2 करेगा। So after these all are the point that will occur in the case of respiration, okay। So और हम देखते हैं respiration is the process where the body break down glucose। हमने पहले भी बताया था respiration में क्या करता है, बॉडी जो भी हमने खाया पिया है उसको ग्लूकोज को क्या करेगा? तोड़ेगा। किस तोड़ेगा? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की हेल्प से उसको तोड़ेगा। इट इज द पार्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये किसका पार्ट है? मेटाबॉलिक प्रोसेस का पार्ट है, वेयर एनर्जी मॉलिक्यूल रिलीज्ड and released while CO2 and water are produced, okay। So it is the part of metabolic process। ये metabolic process क्या होता है? Metabolic is the sum total of anabolism and catabolism, right। ये anabolism and catabolism। So metabolic process का पार्ट है ये। बेसिकली रेस्पिरेशन इज द कैटाबॉलिक प्रोसेस, ओके। क्या है ये? कैटाबॉलिक प्रोसेस है, जहां पे ग्लूकोज को तोड़ करके हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी रिलीज करवा रहे हैं, राइट। सो इट इज अ टाइप ऑफ कैटाबॉलिक प्रोसेस, यू कैन से, वेयर एनर्जी इज रिलीज, जहां पे एनर्जी रिलीज हो रहा है एंड हम साथ में क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? CO2 और वाटर भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। एनर्जी इज यूज्ड बाय आवर बॉडी। जो भी हम वर्क करते हैं
उसमें हम एनर्जी को यूज कर लेते हैं, CO2 और वाटर को एलिमिनेट कर देते हैं, राइट। सो स्टूडेंट हम देखेंगे कि टाइप ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है। हमने देखा रेस्पिरेशन क्या होता है, और टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज बेसिकली ऑफ टू टाइप, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के ही बिना ऑक्सीजन के ही अपने फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, बिना ऑक्सीजन के भी वो अपने लाइफ को आराम से जी सकते हैं। ओके, सो ऐसे को बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट। क्या बोलते हैं उसको? एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, एंड जैसे हम लोग हैं, हम लोग तो एनारोबिकली अपनी लाइफ को नहीं जी सकते हैं, हमें तो अपने जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। सो हमें हमारे अंदर कैसा रेस्पिरेशन हो रहा है? एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। सो व्हाट इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? सो बेसिक डिफरेंस तो यही है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या चाहिए? हमें ऑक्सीजन चाहिए, एनारोबिक में हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। और बाकी का हमने जो देखा था, ऑक्सीजन के प्रोसेस में जैसे फूड का ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी रिलीज होता है। ओके, सो रेस्पिरेशन में बेसिकली हमने जो अभी बात किया, दैट इज ऑल कम अंडर द एनारोबिक रेस्पिरेशन, सॉरी एरोबिक रेस्पिरेशन। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो कैसा है? बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, मीन सेल के अंदर होगा। हम देखेंगे कैसे सेल के अंदर होता है। That uses oxygen in order to break down respiratory substrate। और एरोबिक रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन का यूज करते हैं। जैसा मैंने बताया, जो बेसिक डिफरेंस है एरोबिक और एनारोबिक के बीच में वो यही है कि एरोबिक में भी यूजेस ऑक्सीजन, बट इन एनारोबिक वी आर नॉट यूजिंग ऑक्सीजन। ओके, सो वी यूजेस ऑक्सीजन, और बाय द यूज ऑफ ऑक्सीजन व्हाट वी विल डू, क्या करते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में सब ग्लूकोज को तोड़ते हैं और रिलीज करते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, राइट। ओके, हाउ मच मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज रिलीज्ड? कितना एटीपी रिलीज करते हैं? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज को तोड़ते हैं हम तो 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी रिलीज होता है। ओके, सो 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी आर रिलीज फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को तोड़ के हम 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी रिलीज करेंगे। और ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है? सेल के अंदर। सो हमने सेल का स्ट्रक्चर क्लास 9 में पढ़ा था। सो दिस इज आवर सेल। सो सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है? क्या कंप्लीटली सेल पे हो रहा है? नहीं, हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया से इसका कनेक्शन होगा। हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होता है। सो ये सारा प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सो व्हाट इज साइटोप्लाज्म? जब सेल का स्ट्रक्चर आप देखोगे, सो सेल के अंदर कुछ लिक्विड होता है, कुछ फ्लूइड होता है, दैट इज द साइटोप्लाज्म, एंड दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सो दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। सो इसका कुछ पार्ट जो है साइटोप्लाज्म के अंदर कंप्लीट होता है और कुछ पार्ट जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंप्लीट होता है। ओके, सो हम देखते हैं कौन सा पार्ट इसका साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है, कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया में। सो स्टूडेंट हम देखेंगे कि एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हो क्या रहा है, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में या एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? सो जैसा कि हमने बताया, दिस इज द ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ से आया है? आफ्टर डाइजेशन ऑफ द फूड, फूड डाइजेस्ट हुआ है, उसके बाद ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ है एंड दैट रीचेस टू द सेल। ओके, सो हमारे सेल के पास ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होगा। ग्लाइकोलिसिस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज। ओके, ग्लाइकोलिसिस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज। इट इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, सो फर्स्ट क्या होगा? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, राइट। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। कहाँ हो रहा है ब्रेकडाउन? इनसाइड द साइटोप्लाज्म। तो जैसे ही देखो, हमने ये समझाने के लिए बनाया, ये हमारा एक सेल है। क्या है? हमारा एक सेल है। तो जैसे ही अब आप ऐसे समझो, यहाँ हमारा बहुत सारा ग्लूकोज है। अब सेल के पास कोई एक ग्लूकोज तो नहीं आएगा, बहुत सारा ग्लूकोज हमारे सेल के पास आया है ना, उसमें से एक ग्लूकोज एंटर करता है हमारे सेल के अंदर। ओके, सो जैसे ही ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर इंटर करता है, ऐसे ग्लूकोज इंटर नहीं करेगा। फर्स्ट क्या करना होगा? उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। आप ऐसे समझो कि उसका साइज इतना बड़ा होता होगा कि वो सेल के अंदर इंटर नहीं कर सकता है। सो हमें उसको ब्रेक डाउन करना होगा। तो हम जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, दैट इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। ओके, सो ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन कंपाउंड होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला हमारे C6H12O6, राइट। सो ग्लूकोज इज 6 कार्बन कंपाउंड, है ना। तो 6 कार्बन कंपाउंड हमारा सेल के अंदर इंटर नहीं कर सकता, उसको ब्रेक डाउन करना होगा। और ब्रेक डाउन करने के बाद हम क्या बनाते हैं? पायरुवेट या पायरुविक एसिड हमारा बनता है। ओके, सो
पायरुवेट या पायरुविक एसिड बनेगा तो ये क्यों इंटर कर जाता है? जो पायरुवेट है ये हमारा 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है। ओके, सो हमारा पायरुवेट जो है 3 कार्बन कंपाउंड है, आराम से ये सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। राइट, यहाँ तक क्लियर हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज कहाँ है? सेल के बाहर, बहुत सारा ग्लूकोज आर देयर। ग्लूकोज ट्राई टू इंटर इनसाइड द सेल, वो इंटर नहीं कर पाएगा, उसको टूटना होगा, उसको ब्रेक डाउन करना होगा। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। ओके, सो ये टूट जाएगा, किसमें टूटेगा? 6 कार्बन कंपाउंड से 3 कार्बन कंपाउंड में टूट गया। ओके, अब इट्स डिपेंड कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है या ऑक्सीजन नहीं है या ऑक्सीजन कम है। ओके, सो अब पायरुवेट विल इंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब एटीपी को जनरेट किसको करना है? माइटोकॉन्ड्रिया को करना है ना। सो यही हमारी कहानी खत्म नहीं होगी साइटोप्लाज्म के अंदर। दिस ग्लूकोज विल एंटर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक ग्लूकोज कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा। ओके, सो दिस इज द केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ये ग्लूकोज ये पायरुवेट या पायरुविक एसिड कहाँ एंटर करेगा? टूटने के बाद क्रेब्स माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। जैसे ही ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा वहां पे क्रेब्स साइकिल शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन शुरू होता है। उसके बाद हमारा 36 एटीपी इधर रिलीज होगा, CO2 रिलीज होगा। CO2 हम एक्सपायर कर देते हैं, जो एक्सहेल कर देते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं। एटीपी को हम स्टोर करके बॉडी में एज अ एनर्जी करेंसी, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हम रखते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ग्लूकोज टूटेगा पायरुवेट में, पायरुवेट विल इंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया देन। ओके, सो पायरुवेट कहाँ इंटर करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में फिर कौन सा प्रोसेस होगा? क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसके बारे में आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, सो क्रेब्स साइकिल में और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद ये क्या बनाएगा? एटीपी बनाएगा। कितना एटीपी बनाता है? 36 एटीपी इधर बनता है, 2 उधर बनता है, सारा मिला के हमारे पास 38 एटीपी रिलीज होता है। ओके, और साथ में CO2 रिलीज करता है, वाटर रिलीज करता है। ओके, सो दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड नाउ। एरोबिक रेस्पिरेशन हमारा हो गया। लेकिन ये पायरुवेट जो है या पायरुविक एसिड जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा? ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन पे। इफ देयर इज अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन हियर, बहुत सारा ऑक्सीजन है, देन द पायरुवेट विल इंटर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया और ये सारा प्रोसेस होगा और हमारा 36 एटीपी रिलीज होगा, 36 एटीपी जनरेट होगा। ओके, आप इसको ध्यान से समझो। जब पायरुवेट यहाँ बन चुका है और यहाँ अब हमारे सेल के अंदर ऑक्सीजन है, इफ देयर इज अ सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई आर देयर, सो ये पायरुवेट कहाँ एंटर कर जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और कितना एटीपी रिलीज करेगा? 36 एटीपी रिलीज करेगा। इफ देयर इज अ इनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, यदि ऑक्सीजन की कमी है, यदि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन का सप्लाई कम है, सो लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तो क्या होगा? ये पायरुवेट विल नॉट इंटर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में अब पायरुवेट इंटर नहीं करेगा। ओके, और उस केस में उसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे उसको फिर हम? एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक? एरोबिक में जब पायरुवेट टूटता है तो बहुत सारा टूटने के बाद उसको ऑक्सीजन मिलता है एंड देन द पायरुविक एसिड इंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया और वहां क्रेब्स साइकिल शुरू होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन शुरू होगा और 36 एटीपी और जनरेट होता है। इधर हमारा 2 एटीपी जनरेट हुआ था, सारा मिला के 38 एटीपी रिलीज हुआ। ओके, बट इन द केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो क्या होगा? ये सारा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये जो कुछ भी आप देख रहे हो ये सारा प्रोसेस नहीं होगा, है ना। ये जो हमारा कहानी है यहीं पे खत्म हो जाएगा। बस पायरुवेट बना और 2 एटीपी रिलीज हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन था ही नहीं इतना ताकि वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा सके। ओके, सो ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? जस्ट हमारे पास 2 ही एटीपी बनेगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? इट इज द केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, सो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या देखा हमने कि 2 ही एटीपी बनता है। सो आप देखो कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो बहुत सारा एटीपी रिलीज होगा, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो बहुत कम एटीपी रिलीज होता है। ओके, सो और भी हम डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है जो भी मैंने समझाया, इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, फर्स्ट स्टेज है रेस्पिरेशन का, इट टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। आपने देखा ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रहा था? साइटोप्लाज्म में हो रहा था।
और इसके रिजल्ट में क्या हो रहा था, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। ओके, सो ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या कर रहे थे, ग्लूकोज को तोड़ रहे थे, किसमें तोड़ रहे थे, पायरुविक एसिड में। फर्दर क्या हो रहा था, कन्वर्शन ऑफ दिस पायरुविक एसिड जो है, कन्वर्शन ऑफ द पायरुविक एसिड डिपेंड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि फर्दर पायरुविक एसिड चेंज करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुविक एसिड इंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड स्टार्ट कर्व साइकिल एंड कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। यदि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, देन इट विल इंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द कर्व साइकिल स्टार्टेड। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, and this process is also known as aerobic respiration. In the absence of oxygen, pyruvic acid break down either into the ethyl alcohol, किसमें टूटेगा, ethyl alcohol में, और into the lactic acid, और किसमें टूटेगा, either उसका ethyl alcohol बनेगा या फिर lactic acid बनेगा, and this process is known as anaerobic respiration. अब हम देखेंगे कि ethyl alcohol कब बनेगा और lactic acid कब बनेगा। So आप इसको समझो कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। यदि ऑक्सीजन का सप्लाई सफिशिएंट होगा तो क्या होगा, और इनसफिशिएंट होगा तो क्या होगा। ओके, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है और इससे आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है। ओके, सो दिस इज द ग्लूकोज। ग्लूकोज टूटा पायरुविक एसिड में, ये बात तो हमें समझ में आ गई थी। ओके, सो टूटने के बाद यदि ऑक्सीजन सफिशिएंट है, ऑक्सीजन इफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, सफिशिएंट है, क्या बनेगा, CO2 वाटर और 38 ATP रिलीज होगा, जो कि हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में देखा था। ये पार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ हम आते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो क्या होगा। देखो इधर, यदि पायरुविक एसिड, ग्लूकोज तो पायरुविक एसिड में टूट गया, उसके बाद यदि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यदि नहीं है, ओके, ऑक्सीजन यदि नहीं है तो क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा। ओके, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल बनेगा, CO2 बनेगा और ओनली 2 ATPs रिलीज, 2 ही ATP रिलीज होगा। ये कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। ठीक है, ईस्ट जब हम फर्मेंटेशन करते हैं, जैसे आप भटूरा बना रहे हो या कुछ भी इस तरह से बना रहे हो, तो जब हमको फूड को फर्मेंट करना होता है, सो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम फर्मेंट करते हैं। ओके, सो दिस इज अकर इन द केस ऑफ एस्ट। और यदि हम लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यदि लैक ऑफ है, कम है, तो ये कहाँ होगा, ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है। तो तब भी क्या बनेगा, CO2 बनेगा, H2O बनेगा एंड 2 ATP विल रिलीज। ओके, सॉरी, लैक्टिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा यहाँ, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड बनेगा एंड CO2 बनेगा एंड 2 ATP विल रिलीज्ड। ओके, सो दिस ऑल अकर कब, जब हमारे पास ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन है या कितना ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, इसके साथ H2O भी रिलीज होगा, राइट, H2O। ठीक है, सो यदि ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूट रहा है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है, किसमें टूटेगा, CO2 वाटर और 38 ATP हमें मिलेगा। यदि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, जैसा कि ईस्ट सेल में होता है, इथेनॉल बनेगा, CO2 और वाटर, और साथ में 2 ATP रिलीज होगा। और इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है एकदम कम होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर। अब कब कम होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लैक्टिक एसिड बनेगा। देखो दिस पॉइंट, ये कब होता है हमारे बॉडी के अंदर, मान लो सडनली आपको बहुत ज्यादा दौड़ना पड़ गया, आप जा रहे हो रोड पे और कहीं से कोई मान लो एकदम से डॉग आपके पीछे पड़ गया, या कोई कुछ ऐसा चीज आपने देख लिया, आपको एकदम से दौड़ना पड़ गया, अचानक आप सडनली बहुत तेज दौड़ते हो और उसके बाद आप थोड़ी देर के बाद स्टॉप करते हो। जब आप घर जाते हो, यू आर फीलिंग पेन इन योर लेग, है ना, पैर में अचानक से आपको दर्द होगा, बहुत क्रैम्प लाइक पेन होता है। जैसे एक क्यों होता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। क्या होता है, लैक्टिक एसिड क्यों बना, जब सडनली जब आप बहुत दौड़ने लगते हो, सो उस समय हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा है ना, वहां पे हम उतना ऑक्सीजन हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, सो लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया, और ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। ओके, एंड दैट इज डिपोजिटेड इन योर मसल, वो लैक्टिक एसिड आपके मसल में डिपोजिट हो गया, जिसकी वजह से वो पेन होता है मसल के अंदर, राइट। तो आपको समझ में आया, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, और इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके,
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जैसा हमने अभी देखा, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है अकर्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, या तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या तो फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन। इन दिस केस ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ब्रेकडाउन। क्यों होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन? इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ओके, इनटू आइदर इनटू इथाइल अल्कोहल और इनटू लैक्टिक एसिड। किसमें टूटेगा ग्लूकोज? अल्कोहल और यू कैन से इथाइल अल्कोहल आल्सो। ओके, तो आइदर इनटू इथाइल अल्कोहल और इनटू लैक्टिक एसिड में टूटेगा। Thus, energy released during anaerobic respiration is much less than aerobic respiration. आपने देखा जो anaerobic respiration में कितना हमें एनर्जी मिल रहा था, only 2 ATP, और एरोबिक में कितना मिल रहा था, 38 ATP। सो एनारोबिक में हमें बहुत बहुत ही कम एनर्जी मिल रहा है। ओके, सो अब आप सोच रहे होगे ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है जो बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रहता है, कौन एनारोबिकली रिस्पायर करता है? तो एक तो हमने बताया था आवर स्केलेटल मसल, व्हेन वी आर डूइंग प्रोलॉन्ग फिजिकल एक्सरसाइज और सडनली वी स्टार्ट रनिंग। ओके, सडनली जब हम रन करना शुरू कर देते हैं और सडनली स्टॉप। ओके, सो दैट टाइम इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है हमारे बॉडी के अंदर, और जो होता है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, दैट विल डिपोजिटेड इनसाइड आवर मसल। ओके, राइट। एंड और भी बहुत सारे प्लांट भी होते हैं, सर्टेन बैक्टीरिया आर देयर, फंगाई आर देयर दैट रिस्पायर एनारोबिकली। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, जैसे आप कुछ भटूरा बना रहे हो, ईस्ट वगैरह उसके अंदर डालते हो, वो भी एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं। ओके, इन एनिमल हमारे बॉडी के अंदर जैसे गट पैरासाइट होता है, टेपवर्म होता है, एस्केरिज होता है, कोई भी एनिमल के अंदर टेपवर्म हो सकता है, एस्केरिज हो सकता है, वहां पे ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत कम होता है गट के अंदर, सो दैट ऑल्सो रिस्पायर anaerobically. So these all are the example of organism that respire anaerobically. जो anaerobically respire करते हैं उनके एग्जाम्पल है। और anaerobic respiration क्या होता है? सो स्टूडेंट, आज हमने क्या देखा? रेस्पिरेशन क्या होता है, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, anaerobic respiration क्या होता है, aerobic respiration क्या होता है, if there will be aerobic respiration then what will happen, if there is an anaerobic respiration then what will happen, and where does it occur. Okay, right? So this topic is completed, but something is left. I will do it in the next video. Thank you for today.